हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियां। तो चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। यह सत्य घटना है जो मेरे साथ घटित हुई है। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में था। मुझे किसी काम की वजह से एक गांव में जाना था। एक ऐसा गांव जहां पर सिर्फ औरतें ही रहती हैं। जब मैं वहां जा रहा था तो मुझे रास्ता मालूम नहीं था कि मुझे वहां कैसे पहुंचना होगा। उस गांव तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता जो एक गांव की तरफ से होकर जाता था और दूसरा बाय रोड जाता था। मैंने गांव वाला रास्ता चुना क्योंकि वह रास्ता छोटा था और वहां जल्दी पहुंचा जा सकता था, या यूं कहें कि वहां रात में अजनबी और आदमजात रुक ही नहीं सकते थे। जब मैं उस गांव के पहले वाले गांव में पहुंची, कुछ लोग चौपाल पर बैठे थे। गांवों में आज भी बुजुर्ग लोगों का चौपाल पर बैठकर वक्त गुजारना आम बात है। जब मैं वहां पहुंची, मैंने उनसे पीपली की गांव जाने का रास्ता पूछा। मेरे ऐसा पूछने पर वह एक दूसरे की ओर देखने लगे और वहां न जाने की सलाह देने लगे। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा वहां जाना जरूरी है तो उन्होंने रास्ता बता दिया और ये हिदायत दी कि किसी पर भरोसा मत करना और शाम होने से पहले वापस आ जाना, लेकिन इस रास्ते से नहीं। उन दोनों गांवों को एक खाली मैदान जोड़ता था जो कि काफी बड़ा था और बंजर भी। वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे भी बहुत लग रहा था। लगभग 1 घंटे बाद मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। उस समय दिन काफी चढ़ गया था। जब मैंने देखा तो 1:30 बज रहे थे। मैं दौड़कर उनके पास गया। मैंने देखा उन सभी ने सफेद धोती कुर्ता और पगड़ी पहन रखी है। मेरे लिए ये पोशाक आम ही थी। बुजुर्ग लोगों को बहुत बार पहने देखा था तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, बाबा साहब, क्या मैं आपके साथ गांव तक चल सकता हूं? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और मैं उनके साथ चल पड़ा। सारे रास्ते बात नहीं की। गांव की सरहद पर पहुंचकर वो रुक गए और उन्होंने कहा, शाम होने से पहले वापस घर लौट जाना और कोई भी आवाज दे पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और आगे आगे बढ़ गया। गांव के अंदर एक किराना की दुकान थी जहां से वो मैदान पूरा दिखाई देता था। उस दुकान में काम करने वाली औरत ने मुझसे पूछा, तुम अकेले कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ 4 लोग और थे। परंतु उन्होंने कहा, मैं बहुत देर से तुम्हें इस रास्ते से अकेले आते हुए देख रही हूं। अब मैं सचमुच बहुत घबरा गया था और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच वहां कोई नहीं था। मैंने अपना काम खत्म किया और शाम होने से पहले वापस आ गया था। उसके बाद उस गांव में वापस कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानी। और अब दूसरी कहानी। यह कहानी भी सत्य है। बात उन दिनों की है जब मैं कक्षा 10 की विद्यार्थी था और मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था और उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जब मैं स्कूल से वापस लौटा तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं। मैंने बैग घर पर रखा और उनसे मिलने निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने अपने पिताजी को देखा। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और मेरी मां की आंखों में आंसू थे। वह अत्यधिक चिंता में थी और पास ही खड़ा हुआ एक युवक उन्हें धीरज बंधा रहा था जिसने सफेद कोट पहन रखा था। आपको शायद ये लग रहा है कि वह एक डॉक्टर था, लेकिन नहीं, वह डॉक्टर नहीं, एक कंपाउंडर था। यह कहानी उन्हीं से संबंध रखती है। कुछ समय हम वहां पर रुके। जब डॉक्टर साहब विजिट पर आए तो उन्होंने हमें वहां से जाने के लिए कह दिया और कहा, सिर्फ एक व्यक्ति ही उनके साथ रुक सकता है। तो मम्मी ने कहा कि वह पापा के साथ वहीं रुकेगी। 2 दिन तक तो सब सही रहा, परंतु तीसरे दिन उनकी भी तबीयत खराब होने लगी। उस समय उस कंपाउंडर ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने पापा जी का बेटे से बढ़कर ख्याल रखा। पापा जी के लिए खाना घर से ही जाता था। एक दिन जब मैं खाना लेकर पहुंची तब पापा जी ने कहा, कल से 2 टिफिन लेकर आना मेरे। और रौनक के लिए मैंने खाना लगाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, जब रौनक आ जाएगा तभी खाऊंगा, अब तुम चली जाओ। पापा जी का उनसे गहरा लगाव हो गया था। घर परिवार की बातें भी उनके बीच में होती थी। उसी से हमें धड़ पता चला कि उनके अलावा उनका एक छोटा भाई और माता पिता हैं जो कि गांव में रहते हैं और वो यहाँ रूममेट के साथ रहते हैं। पापा जी को 10 दिन बाद से छुट्टी मिल गई और हम उन्हें ले आए। रौनक भैया भी कभी कभी पापा जी का हाल चाल पूछने आ जाया करते थे। समय पंख लगाकर बीत गया। 2 साल हो चुके थे। फिर वह घटना घटी जिसे सोचकर आज भी सहम जाता हूं। रौनक भैया के साथ ही एक अंकल जी काम करते थे। भैया के स्वभाव से सब कोई परिचित था। वह किसी के भी काम को मना नहीं करते थे। उन अंकल जी की 2 बेटी थीं। बड़ी स्वाति
जो कि 12वीं में पढ़ती थी, और छोटी सुमन जो कि 10वीं में थी। एक दिन स्वाति अचानक ही स्कूल के बाद अस्पताल में आ गया। अपने पापा के साथ घर जाने के लिए उसे ये नहीं पता था कि उसके पापा को ज़रूरी काम है, वो अभी उसके साथ नहीं जा पाएंगे। रमेश अंकल ने रौनक भैया से पूछा कि क्या वे स्वाति को छोड़ सकते हैं। उन्होंने हाँ कहा और उसे छोड़ने चल दिए। अभी वह अस्पताल से बाहर निकले ही थे कि उनकी स्कूटी को किसी बाइक वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। भैया तो फुटपाथ पर गिरे, परंतु स्वाति रोड के बीच जाकर गिरी। सामने से आ रही जीप स्वाति के ऊपर चढ़ गई। भैया को तो कुछ चोटें ही आई, परंतु स्वाति न बच सकी। भैया को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिन बाद उन्हें छुट्टी मिल गई, परंतु उस हादसे ने उनके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी थी। वह अक्सर नींद में चलते हुए हादसे वाली जगह पर पहुंच जाते और पहुंचकर बेहोश हो जाते। ऐसा उनके साथ हर रात होता। एक दिन मां ने उन्हें घर बुलाया और रात में घर पर ही रुकने के लिए कहा, और उनके सोने के बाद दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। परंतु अगले दिन फिर वह हादसे वाली जगह बेहोश मिले। सुबह जब माँ पापा ने उनसे पूछा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। माँ पापा को उनकी ऐसी हालत देखी नहीं गई। उन्होंने उन्हें तबादला करवाने की सलाह दी। भैया ने उनकी सलाह मान ली और अगले दिन ही ट्रांसफर की अर्जी दे दी और कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव चले गए। आज वह अपने परिवार के साथ हैं और उस हादसे को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी, और अब तीसरी कहानी। ये बात उन दिनों की है जब मैं एमए प्रीवियस की छात्रा था और शाम को बच्चों को पढ़ाती भी था। मैं जिस रास्ते से जाता था वहां पहले जंगल हुआ करता था, फिर समय के साथ साथ वहां पर एक कॉलोनी बन गई। लोगों ने रहना शुरू कर दिया, परंतु कुछ किस्से कहानी ऐसे होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते। राजस्थान का राजकीय पेड़, जब मैं पढ़ती था उस समय खेजड़ी था, और वैसा ही एक बहुत पुराना पेड़ उस कॉलोनी में भी था जो कि सड़क के बीचों बीच स्थित था, जिसे काटा नहीं गया था। उस पर औरतों के कपड़े टंगे रहते थे। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लगता था और कई बार मैं अपनी माँ से पूछता था, ये सब ऐसे यहाँ पर क्यों टांग रखा है? क्यों लोग पेड़ की खूबसूरती खराब कर देते हैं? और मम्मी डांट कर कहती, हर क्यों का जवाब नहीं होता। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, दोपहर में और शाम को 5 के बाद इस पेड़ के नीचे से मत निकलना। मैं हाँ में सिर हिला देता था, लेकिन करता था वही था जो मुझे सही लगता। थाश कॉलेज जाते समय और जब बच्चों को पढ़ाने जाता था, शाम को 5:30 बजे उसी रास्ते से निकलता था, और जब मम्मी पूछती तब झूठ बोल देता था कि वहां से नहीं गया था, दूसरे रास्ते से गया था। बी ए के 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब मैं एमए प्रीवियस की छात्रा था और किसी से भी नहीं डरता था। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही था। शहरों में लोग सर्दियों में भी जहां तहां घूमते हुए नजर आ जाया करते हैं, परंतु छोटे शहरों कस्बों में लोग लगभग 8 बजे तक ही लोग घरों के बाहर दिखाई देते हैं। 8 बजे बाद सारी सड़कें सुनसान हो जाया करती हैं। इन्हीं दिनों में बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू होती है। हर रोज की तरह उस दिन भी मैं बच्चों को पढ़ाने गया हुआ था। अगले पेपर की तैयारी करवाते करवाते मुझे काफी देर हो गई थी। सड़कें भी लगभग पूरी तरह से सुनसान हो गई थी, ठंड भी अधिक थी। लौटते समय लगभग 10 बज गए थे। डर भी बहुत लग रहा था। मैं तेज कदम बढ़ाते हुए की ओर चले जा रहा था कि अचानक मैंने अपने पीछे एक आदमी की परछाई देखी। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। उसने भी अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। मैं एकदम से रुक गया, वो भी वहीं पर रुक गया। अब मेरा दिल डर के कारण जोरों से धड़क रहा था। वहां से मैंने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया और घर पहुंचने पर ही रुका। पहुंचने के साथ ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां पेड़ के नीचे अब भी वो परछाई थी, लेकिन कोई आदमी नहीं। डर के कारण अगले 3 तक मुझे तेज बुखार रहा, परंतु डर के कारण किसी से कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज भी वह सब याद करता हूं तो सहम जाता हूं और सोचने लगता हूं वो सब क्या था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।